दोस्तों आज आपको लेबनान और इजराइल के बीच में जितने भी पेजर ब्लास्ट हुए हैं इसकी पूरी कहानी एक एक कर बताएंगे और आप आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर ये मामला क्या है। दरअसल लेबनान में हाल ही में 3,000 और से ज्यादा पेजर और दर्जनों वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए और एक के साथ एक कई ब्लास्ट हुए। इसने पूरे लेबनान में हड़कंप मचा दी है और इस सेक्रेट ऑपरेशन को शानदार तरीके से अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ग्रीम बीपर। ऑपरेशन ग्रीम बीपर को बेहतरीन ऑपरेशन इसलिए कहा जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके जरिए 4 ऑपरेशनों को एक साथ अंजाम दिया गया। कौन कौन से हैं 4 आप समझिए। 2 दिन में हजारों पेजर और वॉकी टॉकी के विस्फोट में लेबनान में 37 लोगों की मौत जबकि 3,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह ऑपरेशन हाल के इतिहास में सबसे सावधानीपूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से किए गए हमलों में से एक है। पेजर ब्लास्ट में इजराइल की संभावित भागीदारी रही है। सटीक निशाना, हाई लेवल पर कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशन द्वारा पूरे किए गए कई उद्देश्य साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इससे इजराइल और लेबनान के बीच में गहमागहमी बढ़ गई है और एक दूसरे को धमकाया जा रहा है। अब एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि कौन है ये 4 ऑपरेशन जिसको बड़े ही सावधानी के साथ एक साथ अंजाम दिया गया और इसका उद्देश्य क्या था। हालांकि एक बात तो साफ है कि इन संभावित इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह को तगड़ा झटका लगा है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि हिजबुल्लाह के सप्लाई चेन की मैपिंग और सटीक घुसपैठी जो पेजर ब्लास्ट हुई वह हिजबुल्लाह द्वारा खरीदे गए लगभग 5,000 उपकरणों के शिपमेंट का हिस्सा था। इससे यह पता चलता है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हिजबुल्लाह के अंदरूनी कामकाज में कितने ज्यादा प्रभावी तरीके से घुसपैठ की उसे समझा और इजरायलियों ने हिजबुल्लाह की पूरी सप्लाई चेन को समझने, उसकी मैपिंग करने और व्यापक खुफिया जानकारी जुटाई होगी जिससे उसकी विदेशी खरीद नेटवर्क भी शामिल हुआ। दूसरा पॉइंट, हजारों परफेक्ट एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाए गए। तीसरा पॉइंट, नकली उपकरणों को टारगेट किया गया। ब्लास्ट करना हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए पेजर की पहली खेप लेबनान पहुंचने के बाद इजरायली खुफिया एजेंसी को संभवतः कुछ महीने तक तनाव का सामना करना पड़ा होगा क्योंकि ब्लास्ट का बटन दबाने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ा था। नकली उपकरणों के लिए पकड़े जाने पर भी खतरा मंडरा रहा था। अगर हिजबुल्लाह लड़ाकों को केवल कुछ 100 पेजर ही बांटे गए होते तो खतरा और भी कम हो जाता, लेकिन 5,000 से अधिक पेजर प्रचलन में होने से रिपोर्ट की बात आई और जोखिम काफी हद तक और भी बढ़ गया। चौथा पॉइंट ये कि हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन और लड़ाकों को अपाहिज करना, पंगु बनाना। कहते हैं कि कम्युनिकेशन विवादों को निपटने की एक कुंजी है। युद्ध के समय यह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जंग के समय ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा दुश्मन के संचार यानी कि कम्युनिकेशन को निष्क्रिय करने में खर्च होता है। यह अपने आप में एक संपूर्ण ऑपरेशन है। 2 दिनों के विस्फोटों में जो आम बात थी वह थी कम्युनिकेशन उपकरण जिसे पेजर भी कहा जाता है। एक के बाद एक धमाके हुए, 1 घंटे तक धमाके जारी रहे, लगातार धमाका होता रहा है और इन इलाकों का तरीका आम नहीं था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ पेजर ब्लास्ट और वॉकी टॉकी ब्लास्ट। इन धमाकों का मकसद चंद मिनटों में उन 4,000 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारना था जिन्हें हिजबुल्लाह दुश्मन मानता था, जिसे इजराइल दुश्मन मानता था। 12 लोगों की जब फर्स्ट टाइम मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। पूरे सिस्टम को समझिए कि हिजबुल्लाह अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम पर हुए धमाकों से उबर ही नहीं रहा था कि अगले ही दिन 18 दिसंबर की शाम को उसके पेजर के बाद वॉकी टॉकी में धमाका होने लगा। 25 लोग और मारे गए। दोनों घटनाओं में 37 लोगों की जान चली गई। ये एक दिन के अंदर हुआ। लगातार 2 दिनों तक हमला होते रहे और उसके बाद हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खा ली। 19 सितंबर को शाम को भाषणों में नसरल्लाह ने कहा कि मैं पलटवार के समय, जगह और तरीके का जिक्र नहीं करूंगा।
पर इजराइल को जवाब जरूर मिलेगा। इजराइल भी धमका दिया कि ऐसा होता है तो हिजबुल्लाह की पूरी गैंग समाप्त कर देंगे। लेबनान की ब्लास्ट की कहानी ही कुछ और है। लेबनान में पेजर ब्लास्ट में कम से कम अब तक 9 लोगों की, जो पहले बताया था पहले दिन 9 की थी, अब 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लेबनान से चरमपंथी संगठन है हिजबुल्लाह, और इसी ने पेजर ब्लास्ट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसकी उचित सजा जरूर दी जाएगी और हम देंगे। हालांकि इजराइल की तरफ से इस घटना पर सिर्फ ये बयान आया कि हम भी बैठे नहीं हैं, अगर अगर नहीं संभला हिजबुल्लाह संगठन तो और भी करारा जवाब दिया जाएगा। धमाके राजधानी बेरूत से बाका वैली जैसे इलाकों में हुआ था और हिजबुल्लाह के कई टॉप लीडर इसमें मारे गए या तो घायल हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये पेजर है क्या? एक साथ 1000 से ज्यादा अगर ब्लास्ट हुए हैं तो फिर इस ब्लास्ट में कैसे हुए, आपको ये भी समझाते हैं और एक एक कर ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि पेजर क्या है। अगर पेजर की बात करें कि पेजर क्या है तो इसमें और इसमें ब्लास्ट कैसे हुआ, तो पेजर एक छोटी सी कम्युनिकेशन डिवाइस है जो मैसेजिंग के जरिए इस्तेमाल होती है। और 80 के दशक में आप कभी गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखे होंगे तो उसमें भी एक पेजर दिखाया गया है जो कमर में वो लटका कर और फिर जाया जाता है, बातचीत होती रहती है, उसे ही पेजर कहते हैं। इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल 80 के दशक में होता था। मोबाइल और दूसरी टेक्नोलॉजी के आने के बाद पेजर लगभग खत्म हो गया, पर हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन और अपराधी अभी भी पेजर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह मोबाइल या दूसरी कम्युनिकेशन डिवाइस के मुकाबले बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। आसानी से पेजर पकड़ में नहीं आता, डिवाइस लोकेट नहीं कर पाता। पेजर रेडियो वेव के जरिए ऑपरेट होता है और ऑपरेटर किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर पेजर से मैसेज भेज सकता है। बातचीत का माध्यम कट जाता है। कैसे काम करता है पेजर? आसान भाषा में कहें तो अगर आपको पेजर के जरिए किसी को मैसेज भेजना है तो पहले रिसीवर की रेडियो फ्रीक्वेंसी को अपने डिवाइस में सेट करनी होगी और फिर मैसेज भेज सकते हैं। मैसेज उसी यूनिक फ्रीक्वेंसी पर रिसीव होगा। पेजर में कॉलिंग वगैरह की कोई सुविधा नहीं होती है। पेजर मुख्य तौर पर 3 तरह के होते हैं और पहले है वन वन वे पेजर जिसमें सिर्फ मैसेज रिसीव किया जाता है। दूसरा है टू वे पेजर जिसमें मैसेज रिसीव करना और साथ साथ सेंड करना भी होता है। और तीसरा है वॉइस पेजर जिसमें वॉइस डिवाइडेड मैसेज भेजे जाते हैं, वॉइस रिकॉर्ड भी करके आप भेज सकते हैं। पेजर मोबाइल फोन और दूसरी टेक्नोलॉजी के मुकाबले बहुत ही सिक्योर होता है, सुरक्षित होता है। एक्सपर्ट कहता है कि पेजर में बहुत से बेसिक टेक्नोलॉजी यूज होती है और तमाम फिजिकल हार्डवेयर हैं जिसको लेकर मॉनिटर करना मुश्किल होता है। पेजर से भेजे गए मैसेज को ट्रैक करना भी काफी कठिन काम माना जाता है। इसलिए हिजबुल्लाह जैसे संगठन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेजर का इस्तेमाल करते थे। गूगल में जो इसका मुद्दा छाया उसके बाद में कि लेबनान की घटना के बाद पेजर को लेकर खूब चर्चा होने लगी, खूब सर्च होने लगा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। गूगल एक्सप्लोरर में इंडिया ट्रेंड ग्राफ में यह मुद्दा भी उठाया गया। लेकिन आखिर पेजर में ब्लास्ट कैसे होता है, यह थ्योरी समझिए। पहली थ्योरी ये कहता है कि एक साथ 1000 से ज्यादा पेजर में धमाका कैसे हुआ। इसके पीछे अलग अलग थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी ये है कि हिजबुल्लाह के पेजर जिन रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे थे उनको हैक कर लिया गया होगा और फिर सिग्नल के जरिए पहले से डाइवर्टेड पेजर में धमाका किया गया होगा। डाटा एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि अल जजीरा के अनुसार से कहा गया कि पेजर में लिथियम की बैटरी लगी होती है। अगर पेजर को हैक कर लिया जाए तो उसकी बैटरी को ओवरहीट किया जा सकता है। इसके बाद एक प्रक्रिया शुरू होता है जिसको थर्मल रन अवे प्रोसेस कहते हैं और हीट प्रक्रिया से ही ये ब्लास्ट हो जाता है और इस प्रक्रिया में केमिकल चेंज रिएक्शन होता है और अचानक बैटरी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि उससे बहुत तेज धमाका हो सकता है। हालांकि राल्फ ये भी कहा गया, राल्फ है वो कहते हैं कि एक साथ इतने पेजर में इस तरह से धमाका संभव नहीं है।
इसके लिए पेजर में पहले से ही कोई बग होना जरूरी होता है और इस बात के लिए ज्यादा आशंका है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके के जो पेजर यूज कर रहे थे उसमें पहले से ही बग प्लांट किया गया था। बग प्लांट कैसे हुआ, दूसरी थ्योरी समझिए। पेजर ब्लास्ट के पीछे एक दूसरी थ्योरी ये भी सामने आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि हिजबुल्ला ने कुछ महीने पहले ताइवान की एक कंपनी गोल्ड अपोलो को करीब 5,000 पेजर बनाने का ऑर्डर दिया था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को इसकी खबर लग गई थी और इसी दौरान मोसाद ने पेजर में करीब करीब 3-3 ग्राम विस्फोटक प्लांट करवा दिया। न्यूयॉर्क टाइम ये कहती है कि इजराइल ने पेजर की खेप लेबनान पहुंचने से पहले ही उसको बीच में ही रोक लिया और फिर इसके बारूद प्लांट कर दिया गया और फिर इस तरह से पेजर ब्लास्ट हुआ। 3 साल बाद अगर बात करें तो 1982 में इजराइल में भी ऐसे ही खबर आई थी। इजराइल ने लंदन में अपने राजदूत श्लोमो आर्गोबा पर जानलेवा हमले का बदला लेने के लिए लेबनान पर हमला कर दिया था। 10 हफ्ते तक बेरूत को घेरने के बाद सितंबर में इजराइल ने लेबनान पर कब्जा कर लिया। इसमें 20,000 लोगों की मौत हुई और इसमें कई फिलिस्तीनी भी मारे गए थे और शामिल भी थे। हमले के अगर असर से निपटने के लिए लेबनान के राष्ट्रपति इजरायली सरकेस ने एक नेशनल सेल्वेनिश कमेटी का गठन किया और अमल के लिए लीडर नबीह बीरी और लेबनानी सेना के नेता बशीर गेमायले इसकी कमेटी को ज्वाइन करवाया, इन दोनों को। लेकिन अमल के सदस्यों में शामिल नसरुल्लाह और मुसाबी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अमल पर धोखा देने का आरोप लगाया। 1982 में संगठन से अलग हुए लोगों ने ईरान और सीरिया के समर्थन से हिजबुल्लाह का गठन किया था। गठन के बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान में इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला कैंपेन शुरू किया और हिजबुल्लाह ने कहा कि वह इस अभियान के जरिए इजराइल से फिलिस्तीन को आजाद कराने की पटकथा लिख रहा है कि कैसे फिलिस्तीन आजाद होगा। इजरायली सैनिकों और सैन्य अड्डों पर हमला करने के अलावा हिजबुल्लाह ने फिदायनी हमले की शुरुआत की। अब फिदायनी हमले में क्या कुछ हुआ ये भी आपको बताते हैं कि फिदायनी हमले से क्या कैसे हुआ। फिदायनी हमले की बात करें तो इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के फिदायनी हमले इस बीच में नवंबर 1982 में लेबनान के टायर शहर में इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला हुआ। 75 इजरायली और 20 अन्य की मौत हुई। इसमें ज्यादातर कैदी थे। हिजबुल्लाह यही नहीं रुका। अप्रैल 1983 में लेबनान में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर बम धमाका किया। 17 अमेरिकियों और 30 लेबनानियों की उसमें मौत हो गई। यह हिजबुल्लाह का ही संगठन था। अमेरिकी दूतावास को शिफ्ट किया गया। करीब 1 साल बाद इसके नई लोकेशन पर फिर से हमला हो गया, जो शिफ्ट हुआ था नई लोकेशन। इस बीच में बेरूत में अमेरिका के मरीन बैरक और फ्रांसीसी सैन्य अड्डों पर भी हमले हुए, जिसमें 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उसने इसका समर्थन किया और अब लगातार हमले होते रहे। हमलों की वजह से इजरायली सेना 1985 तक साउथ लेबनान से ज्यादातर हिस्से से पीछे हट गई। हालांकि उसने सीमा के पास कई समुदायों पर कब्जा भी बनाए भी रखा और हिजबुल्लाह ने लेबनान में सिक्योरिटी जोन बनाने के नाम पर इजरायली ठिकानों पर हमला कर दिया। और उसी साल जो बात है, लेबनान में शिया ग्रुप के लड़ाके सैन डियागो जा रहे थे। TWA फ्लाइट 847 को हाईजैक कर बेरूत ले आए। इस दौरान एक यात्री को मार दिया गया। 152 की रिहाई हुई। इजराइल को 700 लेबनानी फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करना पड़ा और हिजबुल्लाह ने एक बार फिर प्लेन हाईजैक की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उसने इसका समर्थन जरूर किया कि ये सही है। 1985 का नसरुल्लाह हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के हेड बने और नसरुल्लाह हिजबुल्लाह जब हेड बना, इस दौरान अक्सर ईरान में सुप्रीम लीडर खुमैनी से सलाह मशविरा किया करता था। ईरान के जो पूर्व जनरल हुसैन मासूदानी था, उसने बताया कि नसरुल्लाह को सीरिया के लिए नीतियां बनाना, कासिम सुलेमानी की मौत के बाद इराक में ईरान के सहयोगियों को एकजुट करने का काम सौंपा गया।
1992 में, फरवरी 1992 में इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के चीफ मुसाबी, उनकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद जनाजे पर नसरल्लाह ने कहा था कि चाहे हमारी हत्या कर दी जाए, चाहे हमारे घरों में सिर पर बम गिरा दिया जाए, हम अपनी लड़ाके के पीछे नहीं हटेंगे और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। मुसावी के बाद हिजबुल्लाह की कमान नसरल्लाह के हाथ में आई और इसी लीडरशिप में संगठन ने लंबी दूरी हमले को तय किया, सक्षम रहा, रॉकेट हासिल किया और इसके जरिए हिजबुल्लाह के जरिए उत्तरी इजराइल में हमला करना आसान हो गया। 1992 में नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने पहली बार संसदीय चुनाव लड़ा, 12 सीटें जीती और इस साथ संगठन लेबनान में राजनीतिक रूप से भी एक्टिव हो गया। इसके बाद की कहानी और आगे बढ़ी। अब तक जितने भी सशस्त्र संगठनों से ने इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई है, उसमें से हिजबुल्लाह सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ। 1982 में संगठन के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक 1 साल भी नहीं हुआ होगा जो देखें तो ऐसा नहीं गया जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में मुठभेड़ न हुई हो। 1992, 1985 जो था ही 1992 आया, मई 2000 में इजराइल दक्षिण लेबनान से पूरी तरह से पीछे हट गया। पहली बार था जब उसने बिना किसी संधि के किसी अरब इलाके पर कब्जा छोड़ा था। यह लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। पूरे देश में जश्न का माहौल था। ठीक एक दिन बाद 26 मई 2000 को नसरुल्लाह इजरायली सीमा से कुछ किलोमीटर दूर लेबनान के एक छोटे शहर बिंद जबेल पहुंचा। जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने मुठभेड़ के दौरान इजराइल के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया। तब तक एक बार फिर इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया और 33 दिन तक चली इस जंग में हिजबुल्लाह लेबनान का सबसे मजबूती मिलिट्री फोर्स बनकर उभरा, जो देश के नागरिकों की रक्षा कर सकता था। ये पूरा हिजबुल्लाह की कहानी और कैसे पेजर ब्लास्ट हुआ ये थी। जंग में हिजबुल्लाह ने 4000 रॉकेट फायर किए थे। 14 जुलाई 2004 की बात करें तो इस तारीख को जो इस दौरान नसरुल्लाह ने बेरूत के लोगों को पश्चिम की तरफ देखने को कहा और ठीक उसी वक्त हिजबुल्लाह ने भूमध्य सागर के मौजूद इजराइल के नौसैनिकों जहाजों पर हानि मिसाइलें दागा और बहुत बड़ा हमला किया। कई लोगों की मौत हो गई। लगातार इजराइल को कड़ी चुनौती देता रहा लेबनान में हिजबुल्लाह और नसरल्लाह की लोकप्रियता काफी बढ़ती गई। हालांकि वे इजराइल के रडार पर भी आ गया था और इसके चलते उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर भाषण देना बेहद ही कम कर दिया था। अब नसरल्लाह के ज्यादातर संबोधन पहले से रिकॉर्ड किए होते थे और उसे ही भाषण में चलाया जाता था। नसरल्लाह ने लेबनान के राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए देश में हिजबुल्लाह की छवि बनाने का काम शुरू किया और देश के सबसे बड़े शिया समुदाय को सीधा समर्थन किया। नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह के नाम पर कई ऐसे सामाजिक कल्याण से जुड़े काम किए जिसे लेबनान की सरकार नहीं कर पाई और इससे उसका वाहवाही हुआ। नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने कई स्कूल खुलवाए, अस्पताल खुलवाए, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनवाए और इस तरह से अपने संगठन को अपने साथ लेता गया और बढ़ाता गया। इजराइल से जंग के बाद दिसंबर 2006 में हिजबुल्लाह ने लेबनान की सरकार में हिस्सेदारी और देश में अमेरिका के समर्थन वाले फौद सिनीओरा की सरकार को हटाने की मांग की। हिजबुल्लाह के समर्थन में हजारों लोगों ने बेरूत में कैंप लगाकर प्रदर्शन किया। इसमें से अगर इसके बाद देखें तो 2 साल बाद बात आती है 2008 की। अमेरिका समर्थन वाली लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह के टेक्नोलॉजी नेटवर्क को बंद करने की धमकी दी। इसके बाद हिजबुल्लाह और सरकार के समर्थकों के बीच में हिंसा हुई, सरकारें पीछे हटी, कतर की मध्यस्थता के बीच में समझौता हुआ। तमाम बैठकों के बाद हिजबुल्लाह को लेबनान की कैबिनेट के फैसले पर वीटो लगाने की इजाजत मिल गई। इस तरह से हिजबुल्लाह बढ़ता रहा और नसरुल्लाह बढ़ता रहा और अब इजराइल के सोचे समझे जो ये ऑपरेशन था उसको अंजाम देने में लेबनान में और हिजबुल्लाह भी तबाही हो गया। बदले की आग अभी चल रही है। ये पूरी कहानी आपको कैसे लगी और आप समझ में आया, आपको जो भी जानकारी शेयर की गई अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में शेयर जरूर कीजिएगा।